सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार। गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार। एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल। एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। गाड़ी में इस वक्त मेरे और दानिश के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं था और मेरी गाड़ी सिविल लाइन जाने वाले कुशादा रोड पर फराटे भर रही थी और मेरे जहन में मोनी के कहे हुए जुमले लावा बनकर उभर रहे थे। उसने कहा था कि वह मेरे लिए ऐसे हालात पैदा कर देगी कि मैं उसके सामने झोली फैलाकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊंगा, लेकिन इस वक्त वो मुझे भीख देने से भी इनकार कर देगी। उसने गलत नहीं कहा था। देवी देवता और काली कुव्वतें उसकी पुष्ट पनाही कर रही थी और वो ताकत के घमंड में जो मुंह में आया कहकर गई थी, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान शहादत का घूंट तो पी सकता है, लेकिन काफरों के सामने कभी सुरंगो नहीं होता। मुझे 100% यकीन था कि गोदामों में भड़कने वाली आग उसी मोहनी के शैतानी अमल का नतीजा थी, जिसकी तस्दीक दानिश ने भी की। गोदाम के बुलंद होने वाले शोले मेरे और मोहनी का कर्ज बन गए थे, जिसे मैं जल्द अज जल्द बेबाक कर देना चाहता था। अभी तक दानिश भी पूरे वसूख से नहीं बता सका कि इस आग ने हमारे कितने बेकसूर मुलाजमों को अपने लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किया था। उससे इल्म भी होता तो शायद वो उन्हें मौत के मुंह से नहीं बचा सकता था। जंग और मोहब्बत में तमाम हरबों का इस्तेमाल जायज होता है और घियों के साथ अक्सर घिन भी पिस जाता है। एक दुश्मन जब किसी पर गोली चलाता है तो निशाना चूक जाने से वही गोली किसी बेगुनाह की जिंदगी का चिराग भी गुल कर देती है। मौत और जिंदगी का ये खेल तो अज़ल से कायम है और अब तक कायम रहेगा। क्या बात है सर, आप बहुत खामोश हैं। दानिश ने मेरी खामोशी का सबब पूछा तो मेरे ख्यालात का शिरादा बिखर गया। दानिश, मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से दराफत किया। क्या तुम्हें उन वर्करों की तादाद का इल्म है जो गोदामों में लगने वाली आग में अपनी असलियत खोकर कोयले की शक्ल इख्तियार कर चुके होंगे? मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ मजदूर जरूर काम आ गए होंगे। दानिश ने जवाब दिया। आग तमाम गोदामों में एक साथ लगाई गई और फिर इतनी तेजी से फैली कि हर शख्स दम बखुद होकर रह गया और फिर भगदड़ मच गई। वो जिंदगी बचाने की खातिर एक दूसरे को रोनते हुए जिंदगी की जानब अंधाधुंध भाग रहे थे और मैं भी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकला सका। क्या तुम्हें मालूम है टोनी, अपने सीधे हाथ और फिर सीधे पैर से क्यों महरूम होना पड़ा? उसने उन काली ताकतों से मुकाबला करने में मेरी मदद की थी, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। मुझे इल्म है सर, सोच लो अच्छी तरह, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। मेरा साथ देखकर तुम भी खसारे में रह सकते हो। मैं मास्टर टोनी का मुकाबला तो नहीं कर सकता सर, लेकिन आप मुझे किसी भी महाल पर अपने से पीछे नहीं पाएंगे। फिर गौर कर लो, मैंने इस बार नरमी से कहा। हम इस वक्त किसी शादी में शिरकत की गर्ज से नहीं जा रहे। मुझ पर मेरे साथियों का जो कर्ज है, मैं उसे उतारने की खातिर एक खतरनाक प्लान पर अमल करने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो किसी महफूज मकाम पर रुक सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर मैंने बड़े सर्द लहजे में कहा, दानिश, तुम्हें शायद इल्म होगा कि जयशंकर पांडे सिविल लाइन के इलाके में एक 4 मंजिला रिहायशी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। नहीं सर, दानिश ने तेजी से कहा, और मेरी इत्तला अगर गलत नहीं तो उस इमारत का ढांचा करीब तैयार हो चुका होगा, लेकिन आज वो जमीन बोस हो जाएगा। मेरे लहजे में सफाकी आ गई। वो बहुत दिनों से मेरे सब्र का इम्तहान ले रहे थे, लेकिन अब पैमाना छिलकने का वक्त आ पहुंचा है। तुम बड़ी होशियारी से उस ढांचे के मखसूस हिस्सों में टाइम बम रखने का काम सर अंजाम देना होगा और उसके बाद वक्त पूरा होने पर पे दर पे धमाकों के बाद तमाम लग्जरी फ्लैट्स मुनहदम होकर जमीन पर आ जाएंगे। फिर सोच लो, ये काम जान जोखिम का है और इसमें एक मामूली सी गलती खुद तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस भी साबित हो सकती है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ सर, दानिश के लहजे में एतमाद झलक रहा था। गाड़ी की डिक्की में 5 बम मौजूद हैं। तुम्हें इस तरह का टाइम सेट करना पड़ेगा कि एक धमाके और दूसरे धमाके के दरमियान
कम से कम 2 मिनट का वक्फा जरूरी है। मैंने दानिश को समझाते हुए कहा, टाइम सेट करने से पहले तुम इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि पहला धमाका उस वक्त होगा जब तुम खैरियत के साथ मेरे पास वापस आ जाओ। आप मुतमन रहें सर, दानिश किसी काम में बुज़दिली का सबूत नहीं देगा, लेकिन एक बात मैं भी दरियाफ्त करना चाहूंगा। पूछो, क्या गोदामों में आग उसी पुरअसरार मगर नापाक ताकत ने लगाई थी जो मोहिनी की शक्ल में सामने आई? हाँ, तुम्हारा ख्याल गलत नहीं। ऐसी सूरत में क्या यह मुमकिन नहीं कि उस गंदी कुव्वत को हमारे प्लान का इल्म हो चुका हो और वो ऐन वक्त पर उसे नाकाम बना दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने बड़े वसूख से कहा। मैंने कुछ ऐसे हिसार खींच दिए हैं जहां गंदी कुव्वतें तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम बिला धड़क अपना काम कर सकते हो। टोनी ने मुझे अब मोहतात रहना सिखा दिया और दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चोर नजरों से उसकी जानब देखा। वो नर्वस नहीं था, पूरी तरह चाकू चुबंद नजर आया और इस वक्त रात के तकरीबन 11 का अमल था। सड़क पर इक्का दुक्का ट्रैफिक मौजूद थी और मैं पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ठीक 10 मिनट बाद मैंने अपनी गाड़ी उस 4 मंजिला इमारत के मुकम्मल ढांचे से तकरीबन 50 गज दूर रोक दी। वो इलाका कदरे सुनसान था। मैंने दानिश की तरफ डिक्की की चाबी बढ़ाते हुए कहा, डिक्की में एक चर्बी बैग मौजूद है, उसके अंदर 5 टाइम बम के अलावा एक साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल भी मौजूद है। तुम्हें सिर्फ उन बंगों पर लगी हुई घड़ियों का टाइम सेट करना है, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर लगा लेना कि पहला बम ब्लास्ट होने से कम 5 मिनट पहले तुम मेरे पास होगे। पिस्तौल मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा है। हो सकता है वहां नाइट वॉचमैन अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हो। कोशिश करना कि उनकी तादाद में कमी किए बगैर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। मैं बेगुनाहों के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता, लेकिन वो स्टाफ जो सो चुका होगा वो जरूर गिरते हुए मलबे के लपेट में आ जाएगा। मैंने उसका इंतजाम भी कर लिया है, मैंने संजीदगी से कहा। पहला बम ब्लास्ट होने से पहले वो जाग चुके होंगे। हो सकता है कि वे अपनी जान बचाने की खातिर करीब की दूसरी इमारत में पड़ा लें। ऐसी सूरत में मौत के चुंगल से जरूर निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिनका वक्त पूरा हो चुका है उनके लिए मैं या तुम कुछ नहीं कर सकते। दानिश ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर डिग्गी खोलकर उसमें से चर्बी बैग निकाला। चाबी मुझे वापस की और बड़ी बेपरवाही से उस 4 मंजिला इमारत के ढांचे की सिमत कदम उठाने लगा और मैंने आराम से सेट सीट से टेक लगा ली। दानिश के कामयाब हो जाने की सूरत में मेरा और जयशंकर पांडे के नुकसान का हिसाब किसी हद तक बराबर हो सकता था। मोहिनी से निपटने के लिए अब जरूरी हो गया कि अब मैं भी लंगोट कसकर उखाड़े में उतर जाऊं। मुझे इस बात पर एहसास भी था कि अगर मोहिनी की गंदी आत्मा को मेरे मिशन की खबर हो गई तो दानिश अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। चुनाचे मैंने दानिश के रवाना होते ही उसके गिर्द आयतुल कुर्सी का हिसार खींच दिया और दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि मिशन पूरा होने से बेशतर सोहनी को इसका इल्म ना हो सके। मैं अपने इन्हीं ख्यालात में गुम था कि वही आवाज मेरे कानों में गूंजी जो मैंने पहली बार उस वक्त सुनी थी जब कोमल वर्मा के कत्ल होने के बाद जयशंकर पांडे मेरे दफ्तर में बैठा कोमल वर्मा के जिंदा होने का हैरत अंगेज इंकशाफ कर रहा था। और उसी आवाज ने मुझे यकीन दिलाया था कि कोमल वर्मा या मोहिनी में से कोई एक जिंदा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जो इंतहाई इंतकामी कदम उठा रहे हो ये दुरुस्त है? वो गंदी कुव्वतें जो मेरे दर पे आजाद हैं और मेरे खिलाफ कोई कदम उठा रही हैं, मैं संभल कर बैठ गया। क्या कसूर किया था मैंने या मेरे बेगुनाह लोगों ने जिसकी सजा उन्हें दी गई? मैं तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ मेरे अजीज, लेकिन अफू और दरगुदर से काम लेना तो तुम्हारी शान के ऐन मुताबिक है। ये बात मेरे संग दिल और बेरहम दुश्मन इस वक्त क्यों नहीं सोची जब नरिंजन लाल के जमाने से मुझे बेतरबे नुकसान पहुंचाया गया। मैंने तड़प कर कहा, मुझे मेरे कुछ अजीज हस्तियों से जुदा किया गया और मुझे भारी नुकसान पहुंचाया गया। मास्टर टोनी को किन गुनाहों की सजा दी गई? मेरे वालिद का क्या जुर्म था कि जिंदगी की तरफ वापस लौटते लौटते उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया? अब वो मकरूह कुव्वतें मेरी माँ को निशाना बनाने का सोच रही हैं और आप मुझे अफू और दरगुदर का सबक याद दिलाने आए हैं। मुझे अपने गोदाम में लगने वाली आग का कोई गम नहीं। बिजनेस में नफा और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन मोहिनी ही के हाथों क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं काफिरों के लिए मैदान छोड़कर भाग जाऊं? वो यही चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बावर कराना चाहता हूं कि मुसलमान मौत से नहीं डरता। मुकद्दस किताबों में भी यही दर्ज है कि कबल इसके कोई मूजी तुम्हें नुकसान पहुंचाए उसका सर कुचल दो। सबर की भी कोई इंतहा होती है और अब
अब मेरे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही। मैंने ईंट का जवाब पत्थर देने का फैसला कर लिया है और मैं जब तक उन गंदी कुव्वतों का सर नहीं कुचल दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारे कल्ब की धड़कनों को भी सुन रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद बेगुनाहों के खून से हाथ रंगना खुदा को पसंद नहीं। मेरे वालिद के सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्या वो कसूरवार थे? नसीम की बीमार माँ की मौत का क्या जवाब था? मैंने जज्बाती लहजे में कहा, हालात का शुरू से ही जायजा लें मेरे मोहतरम, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कसूरवार कौन है। ठीक है, तुमने अपने इंतकाम की आग बुझाओ, लेकिन मैं उन बेगुनाहों को बचाना अपना फर्ज समझता हूँ जो तुम्हारे धमाके में काम आ सकते हैं। ये आपका मेरी जात पर एक एहसान होगा। मैंने तेजी से कहा, क्या मतलब? नादीदा शख्स की आवाज सुनाई दी। मैं बजाते खुद गरीबों के खून खराबे से दूर रहना चाहता हूँ। गोया तुम सिर्फ अपने नुकसान का हिसाब चुकता करना चाहते हो। जी हाँ, परेशान मत हो मेरे अजीज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या आप मुझे इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि मेरी माँ की मौत गंदी कुव्वतों के हाथों वाक़या नहीं होगी? मौत बरहक है, उससे कोई कुव्वत टाल नहीं सकती। आपका जवाब मेरी परेशानियों में अजाफे का सबब बन रहा है। खुदा पर भरोसा रखो, वो जो करेगा बेहतर ही करेगा। जवाब बड़ी नरमी से दिया गया और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे कोई आहिस्ता से गाड़ी से उतर गया हो, लेकिन दरवाजे बदस्तूर बंद ही थे। मैंने अपने शुबे की तस्दीक की खातिर 2-4 बार आवाज़ें भी दी, लेकिन दूसरी जानब से खामोशी तारी रही। मुझे दानिश की वापसी के सिलसिले में ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 45 मिनट बाद वो दोबारा मेरी बराबर वाली सीट पर मौजूद था। चर्मी बैग उसने पुश्त की सीट पर उछाल दिया था। क्या रहा? उसने तेजी से सवाल किया। ठीक 7 मिनट बाद पहला धमाका होगा, उसने पुरएतमाद आवाज में जवाब दिया। और मैंने उन बमों को खास तौर पर ऐसी जगहों पर निस्ब किया है कि इमारत की बुनियादें कमजोर होकर उसका बोझ सहारने से इनकार कर देंगी। दानिश ने ठीक ही कहा था। ठीक 7 मिनट बाद पहला धमाका हुआ, लेकिन इससे पेशतर फिजा खुद का असले की गोलियों से गूंज उठी। ये फायर मेरे उन आदमियों ने किए थे जिन्हें मैंने पहले से हदायत कर दी थी कि दानिश की वापसी के 2 मिनट बाद ही वो हवाई फायरिंग शुरू कर दें, और मैं उन लोगों को बेदार करके फरार होने का मौका फराहम करना चाहता था जो बेकसूर थे और 4 मंजिला इमारत में मौजूद थे। यके बाद देगरे 2 मिनट के वक्फे से 5 धमाके हुए और जयशंकर पांडे की बनती हुई साख का ताजो महल जमीन बोस हो गया। मैंने दूसरे धमाके के बाद ही अपनी गाड़ी गियर में डालकर तेजी से मोड़ी और हवा से बातें करने लगा। डैशबोर्ड पर रफ्तार बताने वाली सुई 80 और 90 के दरमियान मुतहरक थी। एक बार फिर मैंने चोर नजरों से दानिश की जानिब नजरें दौड़ाई। वो बदस्तूर बड़ा बेपरवाह नजर आया और मैंने उसे उसके घर से ही कुछ दूर ही गाड़ी से उतार दिया और खुद घर की तरफ रवाना हो गया। घर में दाखिल होने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पुराने वफादार और नमक हलाल मुलाजम अहमद अली से मिला और ये जानकर इत्मीनान का सांस लिया कि मेरी वालदा अभी तक उसी हालत में वही ख्वाब थी जिनमें मैं उन्हें छोड़ कर गया था। दूसरी सुबह दफ्तर जाने से पहले मुझे सबसे पहले कॉल सिराज की वसूल हुई। खैरियत? मैंने तअज्जुब का इजहार किया। इतनी सुबह कैसे याद आ गई? कल रात किसी ने धमाका खेज बमों के जरिए उस 4 मंजिला इमारत को ईंट और गारे के ढेर में बदल दिया जो जयशंकर पांडे सिविल लाइन के इलाके में तामीर कर रहे थे। ओह नो, मैंने बदस्तूर हैरत से कहा और फिर तेजी से पूछा, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, सिराज ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि वो बम धमाकों से पहले ही गोलियों की तरतराहट से जागकर जिंदगी बचाने की खातिर इधर उधर भाग खड़े हुए थे, लेकिन अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। असल सूरत तो मलबा हटने के बाद ही वाज़ेह होगी। गोया इस बार किसी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ही एक दिन में 2 खतरनाक वारदातें अमल में आई। मैंने संजीदगी से कहा। कुर्बो जवार में रहने वालों ने क्या बयान दिया? वो धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाज सुनकर ही बेदार हुए थे, इसलिए किसी किस्म का बयान देने से कासर थे। मुलाजमों का क्या कहना है? मेरा मतलब उन वर्करों और चौकीदारों से है जो इमारत में नाइट ड्यूटी पर मौजूद रहे होंगे। वो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि किसी किस्म का बयान देने से कासर हैं। अलबत्ता इतना जरूर मालूम हुआ है कि पहले खुद का आतिशी असले से 2-4 बरस्ट मारे गए और फिर बम धमाके शुरू हो गए। आपका क्या ख्याल है? मैंने पूछा। क्या ये खेल तमाशे मोहनी की बदरूह स्टेज कर रही है? पहले मेरे गोदामों में आग लगना और अब पांडे जी के एक प्रोजेक्ट की तबाही। मेरा ख्याल है कि इन दोनों वारदातों को
एक ही दीदा या नादीदा शख्सियत से मंसूब किया जा सकता। क्या मतलब? आपके गोदामों में लगने वाली आग की जिम्मेदारी तो मोहिनी के खाते में डाली जा सकती है, लेकिन पांडे जी के प्रोजेक्ट की बर्बादी में किसी दुश्मन की साजिश का हाथ मालूम होता है। पांडे जी का क्या बयान है? उन्होंने किसी किस्म का बयान देने से इनकार कर दिया है, सिराज ने कहा, और मैंने महसूस किया कि वो किसी बात से बुरी तरह सहमे सहमे और खौफजदा नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जुबान सख्ती से बंद कर रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उन लोगों से जरूर वाकिफ होंगे जिन्होंने उन्हें एक भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब वो जान के खौफ से कोई बयान देने या उनका नाम लेने से कतरा रहे होंगे। हो सकता है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो। पांडे जी इस वक्त कहाँ हैं? मैंने हमदर्दाना अंदाज इख्तियार किया। मैं अभी अभी उनको उनके घर छोड़कर दफ्तर पहुंचा हूँ, सिराज ने कहा। मिस्टर पांडे की हालत ज्यादा अच्छी नहीं, वो सख्ते की कैफियत से दो चार हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में दाखिल हो जाने का मशवरा भी दिया था, लेकिन उन्होंने इशारे से इनकार कर दिया। जाहिर है मिस्टर सिराज, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। गोदाम की आग तो मेरी जाती सरमाया थी, जिसके लिए मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पांडे, उनके प्रोजेक्ट में तो दूसरों का भी अच्छा खासा सरमाया लगा होगा। वो किस किस का खसारा पूरे करते फिरेंगे। उनकी जगह अगर मैं होता तो शायद मेरी जहनी कैफियत भी उनकी मौजूदा कैफियत से मुख्तलिफ ना होती। फिलहाल मैंने जाती शुबे की बुनियाद पर अर्जुन नामी उस शख्स को हिरासत में लिया है, जो पांडे जी के यहाँ से निकाले जाने के बाद एक दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी उस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरा था जिस पर पांडे काम कर रहा था। मुमकिन है अर्जुन ने अपना इंतकाम लेने की खातिर अपनी कंपनी के किसी बड़े ओहदेदार को साथ मिलाकर ये खतरनाक साजिश की हो। अर्जुन का क्या बयान है? वो अभी तक एक ही बयान पर डटा हुआ है कि वो उस वारदात के बारे में कतई ला इल्म है। हो सकता है 2-4 रोज तक पुलिस की मार खाने के बाद वो सच उगल दे। और थोड़ी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करने के बाद सिराज ने फोन बंद कर दिया और मैं तैयार होने की खातिर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि पांडे का फोन आ गया। शहबाज साहब, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। मुझे नुकसान की फिक्र नहीं, भगवान का दिया इतना है कि अपार्टमेंट बुक करने वालों की कौड़ी कौड़ी लुटा सकता हूँ, लेकिन मेरी साख का सत्यानाश हो गया। अभी मिस्टर सिराज से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। उनका ख्याल है कि यह हादसा किसी गहरी साजिश का नतीजा है। मैंने संजीदगी से कहा, उन्होंने आपके साबका मुलाजिम अर्जुन को हिरासत में लिया है। शायद वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम कर रहा है जो आपकी जगह तबाह होने वाले प्रोजेक्ट पर काम करने की ख्वाहिशमंद थी। हो सकता है कि आपका मित्र का अंदाजा ठीक ही हो, परंतु मेरा मन कुछ और कह रहा है। वो क्या? मुझे शायद आपको वो बात नहीं बतानी चाहिए थी। पांडे का इशारा कोमल वर्मा की तरफ था। हो सकता है उसे वो बात बुरी लगी हो। इस ख्याल को मन से निकाल दे मिस्टर पांडे, मैंने जवाब दिया। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उसका एक इशारा ही बहुत है, फिर गोलियां और बम चलाने की क्या जरूरत थी? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। पांडे ने बेबसी का इजहार किया। मैं तैयार होकर आता हूं आपकी तरफ, लेकिन एक बात का ख्याल रखें। क्या? पांडे ने मुर्दा सी आवाज में पूछा। जो बात आपने मुझसे की थी वो किसी और के सामने ना दोहराइएगा। ठीक है, पांडे ने बदस्तूर बुखलाए हुए अंदाज में कहा और फिर सिलसिला मुंतकिल कर दिया। मैंने मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराते हुए रसूल क्रेडल पर रखा और ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। मुझे इस बात की खुशी थी कि मोहिनी के मुकाबले में मैंने फतेह हासिल की, लेकिन शायद ये महज मेरी खुशफहमी थी। मैंने पांडे के दफ्तर में कदम रखा और टहलने में मसरूफ था। उसके चेहरे पर तफक्कुरात के गहरे बादल मंडला रहे थे। 4 मंजिला इमारत के मस्मार हो जाने का सदमा इतना गहरा था जिसे वो आसानी से फरामोश भी नहीं कर सकता था। उसे इस बात का भी खौफ लाहक था कि उसने कोमल वर्मा के बारे में मुझे बताकर एक गंदी आत्मा को अपना दुश्मन बना लिया और वो अभी तक मोहिनी या कोमल वर्मा ही को अपनी तबाही का सबब समझ रहा था। मुझे दफ्तर में दाखिल होता देखकर वो टहलते टहलते रुक गया और फिर उसने बड़ी बेबसी के साथ मुझे बैठने का इशारा किया और मैंने एहतियातन उसके दफ्तर में दाखिल होते ही आयतल कुर्सी का हिसार खींच दिया ताकि दूसरी कोई गंदी कुव्वत उस हिसार के अंदर दाखिल ना हो सके। आयतल कुर्सी मुझे बुजुर्गों की तरफ से बख्शी गई थी और मैंने 40 रोज तक दिन रात इसका विरोध करके खुद को इसका आमल बना लिया था। वो अफराद आयतल कुर्सी से वाकिफ हैं, जिन्होंने उसकी तफसीर पढ़ी है, वो उसके मोर्जे और बेशबहा फायदे से भी बखूबी वाकिफ होंगे। मैं आप ही की राह देख चुका हूँ।
पांडे ने अजीब अंदाज में कहा। लेकिन मुझे नुकसान पहुंचना था तो वह पहुंच चुका। अब सारा भुगतान मुझे ही को भुगतना है। आप मुझे खुद से अलग ना समझे। मैंने उसकी बेबसी से मुतासर होकर संजीदगी से कहा, इंसान ही इंसान का साथी होता है। आपके वालिद साहब के वाकफ का रह चुके हैं तो आपको हक भी मेरे ऊपर बनता है। मुझे हुक्म दे, मैं हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हूँ। मुझे नुकसान की परवाह नहीं है शहबाज साहब। फिर आपका कारोबार कैसा चल रहा है? पांडे ने अपनी बात छोड़कर मेरे कारोबार के बारे में सवाल किया तो मेरा माथा ठनका। तो मोहिनी की पलीत आत्मा ने उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, या फिर वो खुद को मोहिनी या कोमल वर्मा के जिक्र से दूर रखना चाहता था। शायद अभी तक उसका ख्याल यही था कि उसने मुझे कोमल वर्मा की बात बताकर ठीक नहीं किया था। मेरा कारोबार आपकी दुआ से ठीक चल रहा है। टोनी की हालत अब कैसी है? वो भी अब ठीक है, और मेरी भी यही प्रार्थना है भगवान से कि भगवान उसे ठीक कर दे, और मेरा दिल गवाही देता है कि वह जरूर ठीक हो जाएगा। मैंने पांडे के चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर मुताला करते हुए कहा, जदीद साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया है कि मसनूई टांग लगने के बाद वो आम इंसानों की तरह चल फिर सकेगा। आपके मित्र मिस्टर सराज ने अर्जुन के बारे में क्या बताया है? पांडे ने पूछा। कि अर्जुन ने जुबान खोली या अभी तक अपने पुराने बयान पर अड़ा हुआ है? आपका दोस्त का ख्याल दुरुस्त है। अर्जुन ने आपको होने वाले नुकसान के बारे में खुद को कतई लाताल्लुकी का जाहिर किया है। करना भी चाहिए, पांडे ने जहर कंध से जवाब दिया। अपनी मर्जी से अपने गले में फांसी का फंदा भला कौन डालता है? मैं इस वक्त एक कप काफी पीने के मूड में हूँ। मैंने जानबूझकर पांडे की बात को नजरअंदाज करते हुए बेतकल्फी का मुजाहरा किया। क्षमा कीजिएगा शिवाय साहब, पांडे ने बड़ी इनकिसारी से कहा। परेशानी की वजह से मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा। और फिर पांडे ने इंटरकॉम पर काफी का आर्डर दिया जो 5 मिनट के अंदर अंदर शुरू कर दी गई। मिस्टर पांडे, मैंने काफी का घूंट लेते हुए यकलक गहरी संजीदगी से पूछा, मुझे फोन करने के बाद कि आपको कुछ और कॉल भी मसूल हुई? जी हाँ, पांडे ने तवील सांस लेते हुए जवाब दिया। जिन लोगों ने फ्लैट और दुकानें बुक कराई थी उनके बराबर फोन आ रहे हैं। मैंने अपने सेक्रेटरी से कह दिया है कि वो उनसे सिर्फ 15 दिन की मोहलत मांगे और उसके बाद उनकी रकम वापस कर दे। भगवान की कृपा से मेरे पास इतना धन है कि मैं उनका नुकसान भर सकूं। जब रकम वापस करनी है तो फिर 15 मिनट की मोहलत मांगने की क्या जरूरत है? मैंने उसे खरीदने की खातिर कहा। मैं अपनी चेक बुक साथ लाया हूँ, आप सिर्फ हुक्म दें, मैं किसी खिदमत से इनकार नहीं करूंगा। इसके अलावा एक बात और भी होगी। वो क्या? मैं जो चेक काटूंगा वो सेल्फ होगा। आपकी फिल्म का नाम दरमियान में नहीं आएगा। बड़ी कृपा है आपकी, परंतु मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। फिर 15 दिन की मोहलत मांगने की क्या जरूरत है? मैंने फिर अपनी बात दोहराई। मैं चाहता हूं कि इस दरमियान में इंश्योरेंस से क्लेम मामलात पर निपटा दूं। एक बात कहूं पांडे जी? जी, मुझे फोन करने के बाद आपको कोई खास कॉल जरूर मसूल हुई होगी। इस बार मैंने मैनीखेत अंदाज में पूछा। मैं आपका मतलब नहीं समझ सका। पांडे ने अपनी बौखलाहट को छुपाते हुए जवाब दिया। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर है और फिर मेरा प्रोजेक्ट तबाह हुआ है, उसमें दूसरों के पैसे भी। मेरा इशारा मोहिनी या कोमल वर्मा की कॉल से है। मैंने तेजी से कहा तो पांडे सटपटा गया और कुछ तवक्कुफ से बोला कि हम इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते। इसके लहजे में कसम पसरी शामिल थी, गोया मेरा अंदाजा गलत नहीं। प्लीज मिस्टर शहबाज, पांडे ने बड़ी आरती का मुजाहरा किया, मैं विनती करता हूँ कि आप कोई और बात करें। हम महान शक्तियों से नहीं जीत सकते। घबराइए नहीं पांडे जी, मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने इस वक्त आपके कमरे के गिर्द एक ऐसा मंडल खींच दिया है जिसके अंदर कोई गंदी ताकत दाखिल नहीं हो सकती और ना हमारी बात सुन सकती है। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इससे बेहतर जब आपने मेरे दफ्तर में बैठकर कोमल वर्मा वाली बात की थी तो उसका इल्म उसे हो गया था। नहीं, उसने कोई बात नहीं की थी, पांडे ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। केवल इतना ही मालूम किया था कि मैं किस कारण आपसे मिला था और हमारे बीच क्या बात हुई। फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने यही कहा था कि हमारे दरमियान कारोबार की बात हो रही थी। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वह बातें नहीं सुन सकी। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु उसने मेरे और आपके बीच होने वाली आज सुबह की गुफ्तगू सुन ली है। हो सकता है, मैंने जल्दी से पांडे का एतमाद बेहाल करने की खातिर कहा, लेकिन हमारे दरमियान कोमल वर्मा या मोहिनी का नाम कोई और जिक्र नहीं आया था, इसलिए मेरी जान सस्ती छूट गई, वरना वो कहते कहते रुक गया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो उसने आपको मुझसे मेल जोल बढ़ाने से मना किया होगा और शायद कोई धमकी भी दी होगी। हाँ, पांडे ने बदस्तूर सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। उसने यही कहा था कि मैं आपसे ज्यादा मेल मिलाप रखने की कोशिश ना करूं।
ठीक है, आप आइंदा मेरे पास दफ्तर में ना आइएगा, ना ही फोन पर गुफ्तगू कीजिएगा। मैं खुद ही आपके दफ्तर आ जाया करूंगा। अब तो ऐसा ही करना होगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मुझे बहुत सारे नुकसानात भी पहुंचा सकती है, पांडे ने दबी जुबान में कहा। उसने फोन पर मुझे यही धमकी दी है कि अगर मैंने उसका कहा ना माना तो वो मुझे कंगाल भी कर सकती है। क्या उसने आपको ये नहीं बताया कि आपके प्रोजेक्ट की तबाही में किसका हाथ शामिल है? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। आप खफा तो नहीं होंगे? पांडे ने अजीब अंदाज से मेरी सिमत देखा। इसमें भला खफा होने वाली क्या बात है? मैंने जल्दी से अज़र पेश किया। जाहिर है उसने मेरा या मेरे ही किसी आदमी का नाम लिया होगा। हाँ, परंतु वो बम किसने मारे थे? उस सिलसिले में उसने पूरे विश्वास से कोई बात नहीं की, केवल आपका और आपके एक मुलाजिम का नाम जरूर लिया था। क्या मैं उस मुलाजिम का नाम पूछ सकता हूँ? मैंने बड़े एतमाद से मुस्कुराते हुए पूछा। उसका कहना है कि आप अपने किसी कारिंदे के साथ तबाह होने वाले प्रोजेक्ट की तरफ गए थे, लेकिन क्या? उसके बाद ऐसा घूर अंधेरा छा गया था कि उसकी आत्मा भी उस अंधेरे में नहीं जान सकी। पांडे जी, मैंने जानबूझकर बड़ी संजीदगी से कहा, अगर आपने अभी तक कोमल वर्मा या मोहिनी के पेश करदा शुबहात पर आधार नहीं किया तो अब मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। फोन उठाएं और सरार से खुलकर सब कुछ कह दें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो आपकी इजाजत से पहले ही कर चुका होता। पांडे ने अपनी सफाई पेश की और मैंने उसकी बात सुनी जरूर थी, लेकिन दूसरे कान से निकाल दी। भला मेरे और आपके बीच क्या दुश्मनी है जो आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आपके और कोमल वर्मा के दरमियान क्या बात हुई? वो आपसे खुश नहीं है, पांडे ने दबी जुबान में कहा। उसने सौगंध उठाई है कि वो आपको जब तक दबा नहीं कर देगी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। ये बात तो मुझसे बराह रास्त भी कह चुकी है। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया। लेकिन देख लें, मैं आपके सामने भला चंगा बैठा हूँ। वैसे मुझे इस बात का अंदेशा जरूर है कि वह मेरी किसी गफलत से फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ये भी हो सकता है कि मुझसे बार कर वो टोनी की तरफ मेरा दूसरे कारिंदों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मैं आपको एक हैरत अंगेज बात और बताना चाहता हूँ, पांडे ने कहा। इंश्योरेंस के कागजात मुकम्मल करने और तमाम सबूत वगैरह पेश करने में कितना समय लगता है और इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आपको भी होगा। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि कोमल वर्मा ने तमाम कागजात तैयार कर दिए हैं? कोमल वर्मा ने? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। जी हाँ, आज सुबह जब मैं दफ्तर में पहुंचा तो तमाम क्लेम मुझे अपने झील पर अपने टेबल पर तैयार मिले थे। मैं अभी इस चंबे में गिरफ्तार था कि कोमल वर्मा हमेशा की तरह बड़ी संजीदगी से मेरे ऑफिस में दाखिल हुई और उसने फाइलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, मैंने इंश्योरेंस की तमाम फाइलें मुकम्मल कर दी हैं। ये इतला मेरे लिए हैरत अंगेज है। पहले मुझे भी विश्वास नहीं था, परंतु जब मैंने फाइलें उलट पढ़ कर देखी तो सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने सोचा। और ये क्या बात हुई कि आपके और उसके दरमियान वो रुकी नहीं थी। मैंने रोकने की कोशिश भी नहीं की, बस उसने फाइलों की तरफ इशारा किया और खामोशी से उल्टे कदमों वापस चली गई। कि आपको उम्मीद है कि वो हस्बे वादा इस वक्त भी अपने सीट पर मौजूद होगी? मैं विश्वास से नहीं कह सकता। मैं कुछ और कहना चाहता था कि फोन की घंटी बजी और पांडे ने रसूल उठा लिया। कॉल उसे डायरेक्ट लाइन पर मसूल हुई थी और दूसरी तरफ से क्या बात कही गई ये मैं नहीं सुन सका। अलबत्ता पांडे के इस जवाब से जी नहीं, वो मेरे पास नहीं आए। मुझे अंदाजा हो गया कि वो कॉल फराज की होगी। बाद में पांडे ने रसूल रखने के बाद मेरे शुबे की तस्दीक भी कर दी थी। ठीक है पांडे जी, मैंने उठते हुए कहा, अब मैं इजाजत चाहूंगा और जाते जाते आपसे एक दरख्वास्त भी करूंगा। वो क्या? जो बात हमारे दरमियान हो उसका जिक्र किसी और से ना कीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ, उसने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया और फिर बोला, क्या कोमल वर्मा की आत्मा ने आपको यहाँ आते हुए नहीं देखा होगा? वो मुझे जाते हुए भी जरूर देखेगी, लेकिन हमारे दरमियान क्या बातें हुई हैं ये उसकी गंदी आत्मा के बड़े भी नहीं जान सके। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी तो लुटिया ही डूब जाएगी। आपकी लुटिया डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी, लेकिन शर्त यही है कि आप जरा हिम्मत से काम ले। एक बात और, पांडे ने बदस्तूर मुसाफे के बाद भी मेरा हाथ थामे हुए कहा, आपके जाने बाद अगर उस गंदी बुलाने सामने आकर आपके आने का कारण पूछा तो मैं क्या जवाब दूं? सिर्फ यही कि हमारे दरमियान कारोबारी बातें हुई थी। मैंने आपको माली इमदाद की पेशकश की जिसे आपने नफरत से ठुकरा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर पांडे के दफ्तर से बाहर आ गया। पूरी इसरार कुव्वते मेरे इतराफ अपना घेरा तंग करती जा रही थी, लेकिन कुदरत मेरे ऊपर मेहरबान थी। कंबल पोश बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी मुझे देकर महफूज कर दिया था और मेरी हिफाजत के लिए जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखने वाले किसी नेक बुजुर्ग को भी तैनात कर दिया था।
और दूसरी जन मोहिनी ने मुझे संगीन हालात से 2-4 करने की धमकी दी थी। पांडे बज़ाहिर एक अच्छा इंसान था, लेकिन इंसान माँ के पेट से अच्छा या बुरा बनकर पैदा नहीं होता। हालात और हादसात उसे वक्त के धारों के साथ बहा ले जाते हैं और उसके प्रोजेक्ट की तबाही में मेरा इंतकामी जज्बा कार फरमा था। बात चौंका 2 कुव्वतों के दरमियान अपना अहाता वसीर कर रही थी, इसलिए मैंने मजबूरन दूसरे फिरके को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मुझे इल्म था कि मोहिनी की गंदी रूह मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती, लेकिन वो अपनी कुव्वतों के जरिए पांडे को मेरे खिलाफ उकसा सकती थी। पुलिस के आला अफसरान के जहनों में जहर भर सकती थी, जो मेरे लिए इंतहाई परेशानियां खड़ी कर सकती थी। मैं तनहा जो मक्खी नहीं लड़ सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैं पुरअसरार गंदी कुव्वतों से हरासा भी नहीं था। मुझे खुदा की बुजुर्गी और उसकी लाजवाल ताकत पर मुकम्मल ईमान था। दुनिया की तमाम पलीद कुव्वतें मिलकर भी उसकी अजमत को एक जरा सा धचका भी नहीं पहुंचा सकती, और मेरा अकीदा बड़ा रासिक था। कंबल पोस्ट बुजुर्ग ने आखिरी मुलाकात में मुझे जिन नजरों से घूरा था, उसने मेरे अंदर एक नई कुव्वत पैदा कर दी थी और मेरे कदम जमीन पर और मुस्तकम हो गए। मुझे असलियत का इल्म था, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि सफेद पोस्ट बुजुर्ग ने मेरे अंदर अपनी कुछ लाजवाल कुव्वतें भी वदियत कर दी थी। मैं अभी अपने इन्हीं ख्यालात में मुस्तगरक था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गाड़ी में मेरे अलावा किसी और की शख्सियत भी मौजूद है, और मैंने हर तरफ गौर किया, वहां कोई भी नहीं था। मेरी जगह कोई और होता तो इस बात को अपना वहमा समझकर नजरअंदाज कर देता, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें इस बात की गवाह थी कि कोई नादीदा शख्सियत मेरे बहुत करीब मौजूद थी। फिर मेरे दिलो दिमाग में जो महक उभरी, उसे महसूस करके मैं चौंक उठा। मैं इस खुशबू को अभी तक नहीं भूला था। ये खुशबू कालका के जिस्म से उभर कर एक बार उस वक्त मेरे वजूद पर सहर बनकर छा गई थी, जब मैं नसीम की वालदा की कैफियत दरियाफत करने की खातिर मैनिटोरियम गया था, और वापसी पर मुझे नरिंजन लाल के जर खरीद गुंडों ने अगवा करके किसी तय खाने में डाल दिया था। इस वक्त कालका मेरी निगाहों के सामने एक खूबसूरत और हसीन तरीन दोशीदा की सूरत इख्तियार करके नमूदार हुई थी। उसके हसन की रानाइयां और जादूगरी अभी तक मेरे जहन के नहा खानों में महफूज थी। उसके बदन की महक, उसकी निगाहों की सहर अंगेजी और उसके जिस्मानी नशीबो फराद की हशर सामानियां एक अरसे तक मुझे गुदगुदाती रही थी। वो हुसन अपनी मिसाल आप था। वो किसी चुंगल में खुले हुए उस गुलाब की मानंद शगुफ्ता और तरोताजा थी, जिसकी टहनी की लचक तक किसी के हाथ की दस्तरस नहीं होती। और मैंने उसे छूने की दरख्वास्त की, लेकिन उसने एक अदाए दिलरुबाना के साथ मुझे मेरे इरादे से रोक दिया था, और उसी ने मुझे बावर कराया कि जब एक पुरअसरार कुव्वत किसी दूसरी कुव्वत से टकराती है तो उनमें से एक जलकर राख बन जाती है। उसने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। मैं दावर का अंजाम अपनी आंखों से देख चुका था, और मेरा जहन एक बार मादी की ख्वाबगाह की गुजरगाहों में भटकने लगा। शंकर ने कालका की मूर्ति को हासिल करने की खातिर मेरा सहारा लिया था। उसे अपनी तमाम तर गंदी कुव्वतों के बावजूद शायद इस बात का इल्म था कि मेरे बगैर कालका की मूर्ति को हासिल नहीं कर सकता। और पहली बार जमुना मुझे पहाड़ियों के उस गार तक ले गई, जहां कटोरे की शक्ल में एक दलदली हिस्सा मौजूद था। जमुना के कहने पर मैंने पहली बार उस मूर्ति को निकाला था, लेकिन वो मेरे हाथों से फिसल कर निकल गई, और दूसरी बार शंकर की मौजूदगी में उसे निकालने में कामयाब हो गया था। और उस वक्त शंकर की निगाहों में मैंने ऐसी मखसूस चमक देखी जिसे हफ्ते अकलीम की बेशबहा और गिरां कदर दौलत उसके हाथ आ गई हो। मगर शंकर ने कालका की मूर्ति को छूने की हिम्मत नहीं की। गालबन उसे कालका की महान शक्ति का इल्म था, इसीलिए उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं कुछ रोज उसे मूर्ति को उसकी अमानत समझकर अपने पास रखूं। इसी दौरानिया में ना जाने किस वक्त उस ताकत की देवी ने मुझे अपनी निगाह इत्तफात के काबिल समझ लिया। वो जिसे हासिल करने की खातिर पिंडत बंसीदार भूखा प्यासा एक पहाड़ी गुफा में बैठा 40 रोज के जंतर मंतर में मगन था, और वही कालकाज खुद मुझ पर मेहरबान हो गई थी। उसने मुतअद्दिर बार मुझे संगीन खतरा से बर वक्त निजात दिलाई। उसने कहा था कि उसके हजारों रूप हैं। आखिरी बार मैंने नदीम की मौजूदगी में बीच सड़क पर उस वक्त उसे देखा था जब शंकर मेरा किस्सा पाक करने के इरादे से सामने आया, लेकिन कालका ने उसे डस लिया, और उसके बाद देवी देवताओं ने उस पर कैद की सख्तियां बढ़ा दी। कई बार मेरे आवाज देने पर भी उसकी सिमत से कोई जवाब नहीं मिला। आज फिर उसके तस्वर की दबी दबी चिंगारियां मेरे रगुवपे में सरायत कर रही थी। उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू के अत्तर झोंके
मेरे ऊपर तिलस्माती असरात मुरतब कर रहे थे और मैं बेखुदी के आलम में सरशार। फिर मैंने उसे अपनी शहादत शबात की तस्दीक की खातर उसे हल्के से आवाज देकर पूछा, कालका, क्या तुम इस वक्त जिस्मानी तौर पर मेरे कहीं करीब मौजूद हो? मुझे विश्वास था कि मेरे कानों में किसी मंदिर की कमारियों की बजाई हुई घंटियों की झंकार गूंज उठी। मुझे विश्वास था कि तुम अपनी कालका रानी को भूले नहीं होगे। तुम मेरी मोसना हो, मैं तुम्हारे अनगिनत एहसानात का मकरूज हूँ। भला मैं तुम्हें कैसे फरामोश कर सकता हूँ? तुम्हारी यही बातें कैद में होने के बावजूद मेरे शरीर को गुदगुदाती रहती हैं। उसने मुतरन्नम लहजे में जवाब दिया। मैं उसकी सांसों की तपश और महकार को अपने गालों पर महसूस कर रहा था। कालका रानी, मैंने बेखुदी के आलम में उसे मुखातब किया, क्या मैं तुम्हें उसी सुंदर शरीर में देख सकता हूँ जिसमें एक बार पहले देखा था? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। उसकी सांसों की गर्म रफ्तार होने लगी और मैंने नजरें घुमाकर देखा। वो मेरी बराबर वाली सीट पर बैठी मुझे कातल नजरों से देख रही थी। उसकी रानाइयां, उसका हसीन जिस्म, उसके गुदार जिस्म का एक एक जाविया पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। वो उम्र ख्याम की तख्लीक करदा एक ऐसी शर्मीली तस्वीर बनी बैठी थी कि अगर मैं उसके हाथ लगाता तो उसके मैला हो जाने का अंदेशा लाहक था। उसके जिस्म पर हरीरी लिबास कुछ यूं चिपक कर रह गया, जैसे उसे कालका की गोश्त पोई से एक लम्हे की जुदाई भी मंजूर नहीं। पहले वो एक तिलस्म थी, अब तिलस्म होश रबा बन गई। उसकी एक एक अदा के बांकपन पर सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान की जा सकती थी। उसकी नागन जुल्फें हवा के झोंकों के साथ उसके बदन से छेड़छाड़ कर रही थी। उसकी मखबूर निगाहों में एक सहर था। मैं उस सहर में डूबने लगा और फिर उसके गुदाज लबों को जुम्बश हुई। उसकी मध्यम आवाज मेरे कानों में गूंजी, संभलो शहबाद, वरना तुम किसी हादसे से भी दो चार हो सकते हो। मैं उसकी बात सुनकर चौंका। उसने बर वक्त मेरी मदद की थी। एक लम्हे की देर हो जाती तो शायद मैं एक बड़े हादसे से दो चार हो गया होता। और मैंने खुद को संभालते हुए शिकवा किया, कालका, तुमने मुझे अपनी जुदाई से बहुत तड़पाया है। मैं खुद भी तड़पती रही हूँ। उसके जवाब में वारफ्तगी, शौक की फरवारानी मौजूद थी। मैंने कई बार तुम्हें आवाजें दी, लेकिन मैं मजबूर थी। उसने अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाकर देवी देवताओं ने मेरी जुबान पर ताले डाल रखे थे। कालका, मैंने एक बार फिर तस्दीक चाही, कहीं इस वक्त मैं जागती नजरों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, उसकी आवाज में शराब के सागर खनक उठे। मैं इस समय सपना नहीं, एक जिंदा रूप में तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। लेकिन वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई तो मैं तड़प उठा। तुम खामोश क्यों हो गई? कालका रानी, बोलती रहो। तुम्हारी मधुर आवाज मेरे जहन को सुकून बख्श रही है। शहबाज, उसने बहके हुए अंदाज में कहा, काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर इस बात का विश्वास दिला सकती कि कालका कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है। और कल क्या होगा? मैंने बेचैनी से सवाल किया। कल क्या होगा ये केवल भगवान और महान शक्ति प्राप्त करने वाले देवी देवताओं के और कोई नहीं जान सकता। क्या तुम्हें कैद से रिहाई मिल गई? ना मिलती तो अच्छा था, वो अजीब अंदाज में बोली। उसके जवाब में कवारे पानी की तशंगी की तड़प मौजूद थी। मैं समझा नहीं। मैं यकलक संजीदा हो गया। देवी देवताओं ने मुझे अपनी कैद से आजाद कर दिया, परंतु मेरी कुछ शक्तियां छीन ली हैं। और क्या? और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। कालका ने मखमूर अंदाज इख्तियार किया। लेकिन मेरे लिए यही बहुत है कि मैं तुम्हें अब करीब से देख सकती हूँ, तुमसे खुलकर बातें कर सकती हूँ। क्या अब तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? मैंने आलमी अस्तराब में कहा। तुमसे जुदा हो जाने के बाद मुझे बड़े नुकसान उठाने पड़े। मेरे दुश्मन ने मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वो मेरे वजूद को इस धरती पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे पिता को उन्हीं पलीद कुबूतों ने मौत के घाट उतार दिया, मेरे गोदाम में आग लगाकर मुझे माली नुकसान पहुंचाया, और अब वो मेरी मां को मारने के ख्वाब देख रहे हैं। पागल मत बनो मेरे मन के मंदिर देवता। कालका ने पहली बार मुझे इतने प्यार भरे अंदाज में मुखातब किया कि काली शक्तियां तुम्हारी मां को मारने का जो सपना देख रही हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। मैं पहले ही आजाद हो गई होती, शायद वो तुम्हारे पिता के करीब भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। लेकिन तुम्हारी कुव्वतें, निराश मत हो शहबाज। कमल गंदे पानी में भी अपनी सुंदरता बरकरार रखता है। गुलाब का फूल टहनी से टूटने के बाद भी अपनी महकार नहीं खोता। तुम किसी हीरे को गंदगी में फेंक दो, लेकिन उसकी चमक और कीमत कायम रहती है। मैं समझा नहीं। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तुमने ये मसाल जरूर सुनी होगी। कालका ने मुझे दिलासा दिया। मुझे तुम्हारी और तरफ से अभी कुछ दिनों तक कोई जवाबी कार्रवाई करने से मजबूर हूँ, परंतु तुम्हें किसी भी पेश आने वाले खतरे से आगाह कर सकती हूँ। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे दुश्मन मेरी मौजूदगी में तुम्हारे करीब आने की कोशिश ही ना करें। वक्त की गर्दिश अब बड़ी तेजो तंद हो गई है।
मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। वो जब तक मुझे तबाह नहीं कर लेंगे आराम से नहीं बैठेंगे। तो तुम शिकारी हो शहबाज, उसने मुझे एहसास दिलाया। निराशा की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। अगर वो खुलकर किसी चट्टान के रूप में मेरे सामने आ जाएं, तो मैं उनसे टकराने की हिम्मत रखता हूँ, लेकिन बुज़दिलों की तरह छुप छुपा कर मेरी पीठ पर खंजर उतारने की कोशिश कर रही हैं। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मरने के बाद भी शेर की अपनी एक दहशत तारी रहती है। तुम्हारी कालका रानी तो अभी जिंदा है। उसने मेरे एहसास को सहारा दिया। एक बात बताओगी कालका, पूछो। का शंकर की गंदी रूह अभी तक इस दुनिया में भटकती फिर रही है। भूल जाओ इस पापी को, कालका ने बड़े एतमाद से कहा। जिसको कालका एक बार नागर मर कर डस ले, उसकी आत्मा को स्वर्ग में भी एक पल को चैन नहीं मिल सकता। शंकर तो केवल रास्ते का पत्थर था जिसे तुम्हारी कालका ने ठोकर मारकर हटा दिया। पंडित बंसीधर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो अभी तक लेडी मकरानस की कैद में है? हाँ, कालका ने सपाट लहजे में जवाब दिया। सफेद चमड़ी की बदसूरत नारी भी अपने अंदर एक महान शक्ति रखती है, ऐसी शक्ति जिसको प्राप्त करने के कारण मनुष्य को बरसों जाप करना पड़ता है। क्या वो तुमसे भी महान है? मैंने पूछा। समय का इंतजार करो शहबाज, मेरी शक्ति मुझे वापस मिल जाए तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन कितने पानी में है। मोहिनी और कोमल वर्मा के बारे में तुम्हें क्या कहोगी? मैंने उसे खरीदा। कोमल वर्मा निर्दोष थी। वो उजलेपन और सुंदर शरीर की मालक थी, परंतु तुमने मोहिनी का राज जानने की खातर उसे मार डाला, कालका ने कहा। रहा मोहिनी का सवाल, तो वो एक छाया है जो किसी और के इशारे पर नाच रही है। क्या तुम उसे दश्त नहीं कर सकती? मुझे मजबूर मत करो शहबाज, बड़ी आर्दी से बोली। मैं उस छाया और उसके पीछे पीछे हाथ को भी नरक में झोंक सकती हूँ, लेकिन जानते हो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? उसने अस्तराब के लहजे में दरियाफ्त किया। मुझे एक बार फिर कैद कर लिया जाएगा और हो सकता है कि मेरी आत्मा को हमेशा के लिए उसी मूर्ति के रूप में बंद कर दिया जाए जिसे शंकर ने तुम्हारे जरिए हासिल किया था, और फिर मैं कभी कोई और रूप नहीं धार सकूंगी। परंतु तुम अगर चाहो तो तुम्हारी कालका रानी अपने जीवन का बलिदान भी पेश कर सकती है। नहीं कालका नहीं, मैंने तेजी से कहा। तो मेरे पास रहो, मेरे लिए यही बहुत है। क्या करोगे तुम अपनी कालका को अपने पास रखकर? उसने एक बार फिर अपने सुंदर शरीर और आवाज का जादू जगाया। जो शरीर तुम्हारे मन मजबूत बाहों में समेट कर कसमसा ना सके, उसके होने से क्या होता है? मैं तुम्हारी निगाहों के सामने रही तो तुम्हारा गला प्यास की शिद्दत से सूखता रहेगा और मेरे शरीर की अग्नि मुझे अंदर ही अंदर झुलसाती रहेगी। आग और पेट्रोल का साथ किसी भी समय सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। तुम्हारे कुर्ब को हासिल करने की खातर मैं अपनी प्यास को भी अपने दिल की गहराई में दफन कर दूंगा। मैं जानती हूँ कालका ने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली तो उसके हसीन जिस्म की रानाइयां और क्यामत खेज बन गई, और वो बड़े प्यार भरे लहजे में बोली, मन तो यही चाहता है कि सारा जीवन तुम्हारे कदमों की छांव तले बता दूं, लेकिन क्या मैं अब तुमसे इजाजत लूंगी? इतनी जल्दी? हाँ, मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ, परंतु तुम परेशान मत होना, उसने मुझे यकीन दिलाया, और मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगी। तुमसे दूर रहकर मेरी आत्मा को भी चैन नहीं रह मिलता। कालका, मैंने उसे याद दिलाया कि तुमने मुझे वचन दिया है कि हर खतरे से मुझे आगाह करती रहोगी। हाँ शहबाज, वो बड़े प्यार भरे अंदाज में बोली। मैं अपना वचन याद रखूंगी, परंतु तुम्हें भी मेरे कारण एक बलिदान देना होगा। वो क्या? बात पुरानी है, इसलिए तुम्हें शायद भूल गए, उसने शिकवा किया। मैंने कहा था कि अगर तुमने कभी किसी को अपनी पत्नी बनाया तो कालका से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। फिर इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, वो अपनी तमाम तरह हशर समानियों को समेट कर मेरी निगाहों से उज्जल हो गई। उसकी निगाहों से उज्जल हो जाने के बाद भी मैं ता देर उसके हसीन तस्वर से खेलता रहा। मैं दफ्तर पहुंचा तो खिलाफी तवक्का नदीम को देखकर दंग रह गया। उस रोज हर बात हैरान कुन साबित हो रही थी, और पांडे ने मुझे यकीन दिलाया था कि कोमल वर्मा मरने के बावजूद उसी के दफ्तर में काम कर रही थी। अब उसने एक पुरइसरार सूरत इख्तियार कर ली थी। पांडे के सिवा और किसी और को नहीं नजर आती थी, और आज ही कालका मेरी आवाज सुने बगैर दोबारा मेरे सामने मेरे पसंदीदा रूप में आ गई थी, और आज ही नदीम को अपने दफ्तर में देख रहा था। मैं नहीं चाहता था कि नदीम लंदन से वापस लौटे, और वो मेरा दोस्त था, लेकिन उसने अपने लिए जो राह मुंतखब की थी उसने उसे इंतहा पसंद बना दिया। वो बिला किसी खौफो खतरात से खेलने का आदी था, और मेरी खातर वो अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। जब तक वो तन्हा था और बात थी, लेकिन अब नसीम की जिंदगी में भी उसके साथ शामिल हो गई थी। उसके अलावा अब मैं तन्हा
उन पुरअसरार कुव्वतों से निपटना चाहता था जो मेरे खिलाफ कदम कदम पर गड्ढे खोद रही थी। टोनी अभी तक अस्पताल में था और मैंने गोदाम में लगने वाली आग और टोनी वाले हादसे की इतला नदीम को जानबूझकर नहीं दी और नदीम के साथ मेरा कोई टोनी लगाव नहीं था। बस मैंने उसे एक भाई का प्यार दिया और उसको गंदगी से निकाल कर खुले माहौल में सांस लेने का आदी बना दिया। इस मकाम पर पहुंचा दिया कि जहां उसके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था। तुम मैंने नदीम के साथ गर्मजोशी से गले मिलते हुए हैरत का इजहार किया। हाँ, नदीम ने संजीदगी से मेरी आंखों में झांका। क्यों, क्या तुम्हें मेरी वापसी पर खुशी नहीं हुई? नसीम कहाँ है? मैंने उसकी निगाहों के मफहूम को समझते हुए दरियाफ्त किया। क्या वो भी तुम्हारे हमरा आई है? नहीं, मैंने उसे अपने साथ लाना मुनासिब नहीं समझा। वो लंदन में ज्यादा महफूज रहेगी। तुम्हारे साथ और कौन आया है? मेरा मतलब है कि राजू और मारिया, मोटा, मुना या जूली कहाँ हैं? वो सब लंदन में ही हैं। मैं तन्हा आया हूँ। नदीम संजीदगा सा, कोई खास काम था यहाँ? हाँ, मुझे फोन कर दिया होता। मैंने तुम्हें तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। नदीम ने सपाट आवाज में बोला। क्यों, क्या वो काम? मैं इस वक्त टोनी से मिलकर आ रहा हूँ। नदीम होंठ चबाते हुए बोला। वहां दानिश से भी मेरी मुलाकात हुई और मेरे बेहद इस्तगफार पर उसने गोदाम में होने वाली कहानी दोहराई। बिजनेस में उतार चढ़ाव और नफा नुकसान होता ही रहता है। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया। अंकल की मौत को तुम क्या कहोगे, नफा या नुकसान? नदीम ने तेजी से कहा। मुझे अब ज्यादा बहलाने की कोशिश ना करना। मैं इस अस्पताल के उन डॉक्टरों से भी मिल चुका हूँ जहाँ अंकल की मौत वाक़या हुई थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें इन हालात की इत्तला नहीं दी। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। जो नुकसान हो चुका अब उसकी तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन इन रास्तों को तो बंद किया जा सकता है जिस राह से ये तबाहियां आ रही हैं। नदीम ने होंठ काटते हुए कहा। सर्दी की लहर आती है तो इंसान खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। सर्द हवा के झोंकों को बर्दाश्त करना मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं कहा जा सकता। मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन हवाओं पर तलवार या किसी खुद का राइफल से गोलियां भी नहीं बरसाई जा सकती। मैं तुम्हारे ख्याल की तायद नहीं करूंगा। नदीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए तो दुश्मन कुव्वतें और सर उभारने लगती हैं। उसके बावजूद तुम पुरअसरार और नादीदा कुव्वतों के सामने कोई बंद नहीं बांध सकते। यह महज तुम्हारा ख्याल है, मेरा नहीं। नदीम यकलक संजीदा हो गया। नरिंजन लाल की मौत के बाद भी यही नादीदा कुव्वतें कुछ अरसे के लिए खामोश हो गई थीं और फिर हमारी गफलत से उन्हें दोबारा सर उठाने का मौका फराहम कर दिया। मगर तुम जिसे बेबसी का नाम दे रहे हो, मैं उसे ईमान की कमजोरी से ताबीर करूंगा। नदीम ने मेरा जुमला काटते हुए कहा। क्या तुम मौत को टाल सकते हो? नहीं, लेकिन उसके अजाब और अताब से बचने के हजारों तरीके हैं। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैं ज़ाहिद तकवा का इतना पाबंद नहीं हूँ जितना दूसरे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी दात पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। उसी यकीन ने मेरे बाजुओं को कुव्वत बख्शी है। ईमान मुस्तहकम हो, कदम मुतजलजल ना हो, तो कोई बला और नादीदा कुव्वतें भी हमारा बाल बीका नहीं कर सकती। तुम्हें मालूम है कि मैं जिस कारोबार में मुलव्वस हूँ उस पर कदम कदम पर मौत का हौलनाक रक्स जारी रहता है और मेरे रास्ते में बेशुमार रुकावटें हैं। अंधेरे में कोई सनसनाती हुई गोली मेरे जिस्म और रूह के ताल्लुक को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता, इसलिए कि नीली छतरी वाले ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया उसे दुनिया की बड़े से बड़ी कुव्वत भी नहीं टाल सकती। लेकिन अगर हम मौत से खौफजदा होकर बैठ जाएं, तो हमारी सलाहियतें जंग आलूद हो जाती हैं और शायद हम खुद अपनी मौत के लिए राह हमवार कर देते हैं। तुमने कभी उन दहशतगर्दों के बारे में सोचा जो बड़ी बेरहम और शकील कलब होते हैं? भरे बाजार में हजारों आदमियों के बीच वो जिसे चाहते हैं उसका जिस्म गोलियों से छलनी कर देते हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आता। जानते हो क्यों? जब कहीं किसी बाजार में एक भी गोली चलती है तो इंसान पर खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। वो मुजरिम को पकड़ने की बजाय अपनी जिंदगी बचाने की खातर पनाह की तलाश में भाग खड़ा होता है और उसका यही खौफ और बुज़दिली दहशतगर्द को और ताकतवर बना देता है कि उसके बरअक्स अगर अवाम का रेला उन पर टूट पड़े तो 10, 12 या 25, 50
लोग जरूर करेंगे, लेकिन जो बचे रहेंगे उन्हें हमेशा के लिए उनसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन शायद वो भी तुम्हारी तरह सोचने के आदी हैं। उनके अंदर इत्तेहाद नहीं, यकीन की कमी है। मौत का तस्वर को उनको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। रस्सी के धागे अगर अलग अलग कर दिए जाएं तो कोई बच्चा भी उसे ताकत के जोर पर तोड़ देगा, लेकिन अगर वह मजबूती से आपस में गुथे रहें तो दूसरों के लिए फांसी का फंदा भी साबित हो सकती है। तुमने मुझे हालात से बेखबर रखने की कोशिश की, क्यों? शायद इसलिए कि तुम मुझे खतरा से दूर रखना चाहते थे। लेकिन क्या तुमने कभी ये भी सोचने की जहमत गवारा की है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कितना दुख होता? नसीम के दिल पर क्या गुजरती, आंटी का क्या हाल होता? नदीम की दलीलों में वजन था। मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में गुबार भरा हुआ था। वो इस बोझ को हल्का करता रहा। वक्त और हालात के अलावा जाती नुमाइश और खुद गर्जी ने भी हमारे जत्थे को कमजोर कर दिया है। पहले जब पूरा खानदान एक छत के नीचे जिंदगी गुजारने का आदी था, उस वक्त पास पड़ोस का कोई आदमी या चोर उचक्के इस तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। लेकिन जैसे जैसे दौलत की चमक ने आंखें खैरा की, लोग अलग होते गए, अपने अपने खूबसूरत बंगलों और फ्लैटों में मुंतकिल होने लगे। हमारे दरमियान अखुवत और यकजहती की बजाय खुद आपस में एक दूसरे से मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है। खून के रिश्ते भी आपस में हसद करने लगते हैं तो बैरूनी कुव्वतें उन्हें फरवा फरवा मारने में ज्यादा आसानी से कामयाब हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि तुम अब अच्छी खासी तकरीर कर चुके हो। मैंने मुस्कुराते हुए नदीम को टोका। चलो मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। गलती तस्लीम करते हो? बकरात की दुम को तो फिर आज से ये भी महसूस करने की आदत डालो कि दोस्ती का रिश्ता आम रिश्तों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मुकद्दम होता है। सच्चा और मुखलस दोस्त वही होता है जो वक्त पर काम आए। ये भी तस्लीम, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। अब ये बताओ कि तुम्हें तमाम हालात की खबर किस तरह हो गई? तुम्हारा क्या ख्याल है? यहाँ मेरे कैसीनो में जो आदमी काम करते हैं, क्या वो सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? नदीम ने मुझे घूरा। जब अंकल की मौत वाकया हुई थी तो मैं उसे तैश तभी हादसा समझा, लेकिन जब तुम्हारे गोदाम में आग लगी, मास्टर टोनी के हाथ के बाद उसकी टांग कटने का नंबर आया तो मुझे तुम्हारी बातों पर शुबा होने लगा। चुनाचा मैंने एक खास आदमी को हालात और वाकयात मालूम करने पर तैनात कर दिया और आज उसी के फराहम करदा इत्तलात पर मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। बक बक कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अभी तक एक कप काफी का भी नहीं पूछा। ये भी नहीं बताया कि मिस आरफा अब कैसी हैं, है भी या तुम्हारी सर्द मोहरी से तंग आकर छुट्टी कर गई। नदीम आहिस्ता आहिस्ता खुश गिरफ्तारी की सिमत वापस आ रहा था। बको मत, तुम अब शादीशुदा हो। मैंने इंटर्न काम का बर्द बजाकर आरफा से काफी भेजने को कहा। अच्छा अब ये बताओ कि मैदान जंग का ताज़ा तरीन नक्शा क्या है? निरंजन लाल के बाद अब पुरअसरार कुव्वतें जे शंकर पांडे नाम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के लिए मेरे खिलाफ बरसरे बेकार हैं। जे शंकर पांडे को भी रास्ते से हटा दो, उनका जोर भी टूट जाएगा। नदीम ने बड़े इत्मीनान से कहा। मैं आज ही अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 3 रोज के अंदर तुम्हारे शंकर जी का भी त्या पांचा हो जाएगा। नहीं, फिलहाल तुम्हें ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगे। मैंने जल्दी से कहा। पांडे के वालिद साहब से भी खासा मेल जोल है। बज़ाहिर वो एक अच्छा इंसान है और खुद भी बहुत परेशान है। क्या मतलब? नदीम चौंका। जब गंदी कुव्वतें उसकी मदद कर रही हैं तो फिर उसकी परेशानी का क्या सबब? जवाब में मैंने वालिद साहब की मौत से लेकर पांडे से आखिरी मुलाकात तक की तमाम तफसील दोहरा दी। सिर्फ कालका की दोबारा आमद का जिक्र नहीं किया। मैंने कंबल पोश की नवाज़िशों का भी जिक्र भी किया, लेकिन असल उस संदली अंगूठी के राज को उन बुजुर्ग के हुक्म पर राज ही रखा। गुड। नदीम पूरी तफसील सुनने के बाद काफी का तवील घूंट लेकर बोला। तुमने पांडे के प्रोजेक्ट को तबाह करके मर्दानगी का एक काम तो किया, लेकिन वह बेकसूर ही था। हुआ करे, नदीम ने बेपरवाही से कहा। मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। तुम इससे मिलोगे तो शायद तुम्हें भी उसके नुकसान पर दुख होगा। एक बात बताओ, वो संजीदगी से बोला। क्या तुम्हें कोमल वर्मा के सिलसिले में पांडे की बात पर यकीन आ गया? ना यकीन करने की कोई वजह भी नहीं, मैंने तेजी से जवाब दिया। खुद मैं भी उसकी दोहरी और पुरअसरार शख्सियत से परेशान हूँ। तुम्हारा क्या अंदाजा है? कोमल वर्मा ये बोहनी की पुष्ट पर कौन सी पुरअसरार शख्सियत काम कर रही है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि महज चंद मिनट के वक्फे के बाद मुझे मोहनी और लेडी मकलानस के फोन मिले थे और दोनों ने मुझे एक ही मशवरा दिया था।
कि अगर मुझे जिंदगी अजीज है तो अम्मी को लेकर कहीं दूसरे मुल्क में चला जाऊं। ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है और यह भी मुमकिन है कि मोहनी और लेडी मकलानस एक ही शख्सियत के दो मुख्तलिफ रूप हों। मैंने दबी जुबान में जवाब दिया। नदीम कोई जवाब देना चाहता था कि अचानक सिराज कमरे में दाखिल हुआ और नदीम को देखकर वो भी चौंका। कुछ देर तक हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही और फिर सिराज ने मुझसे पूछा, आज सुबह से आप कहाँ गायब हैं? मैं कई जगह आपको फोन पर तलाश कर चुका हूँ। खैरियत? मैंने मुस्कुराकर पूछा। क्या मेरा शुमार भी ऐसे मुजरिमों में कर लिया गया जिन पर अपनी नकलो हरकत के बारे में पुलिस को मतला करने की पाबंदी आयद होती है? अभी तक इसकी नौबत नहीं आई। वह आइंदा के लिए ऐसे खदशात मौजूद हैं? नदीम ने सवाल किया। हो भी सकता है, सिराज ने अजीब मैनीखेत अंदाज में जवाब दिया और फिर मुझसे मुखातब होकर बोला, आपने कहा था कि जिस रोज पांडे की 4 मंजिला इमारत मसबार हुई थी उस रोज आप शाम 7 बजे के बाद घर पर ही थे। जी हाँ, मैं भी संजीदा हो गया। अर्जन ने अकबाल जुर्म कर लिया है। सिराज ने मुझे तेज निगाहों से घूरते हुए जवाब दिया। उसका कहना है कि पांडे जी के प्रोजेक्ट को उसी ने बम से उड़ाया था, लेकिन उसने ऐसा अपनी मर्जी से नहीं किया। फिर उसने मजिस्ट्रेट के रूबरू जो बयान दिया है उसके मुताबिक आपने पर्सनल पब्लिसिटी की बुनियाद पर उसे उसके काम के लिए मामूर किया और उसके इवज अर्जुन को 50,000 रुपए दिए। आई सी, मैंने जहर खान से जवाब दिया। गोया इस बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जो इससे पहले भी आपको सुनाई गई। मैं आपकी बात का मतलब भी समझ रहा हूँ, लेकिन पुलिस के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी जरूरी होती है। सिराज ने संजीदगी से कहा, लेकिन आप महज एक मुजरम के बयान पर किसी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। नदीम ने सिराज को मुखातब किया। पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये हम आपसे ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। सिराज का लहजा नाखुशगवार हो गया। आप अगर इस मामले में मिस्टर सिराज, नदीम ने सिराज के जुमले को काटते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, मैं हुकूमत को 1 साल में जितना इनकम टैक्स अदा करता हूँ उतनी शायद आपकी 3 साल की तनख्वाह भी ना होती होगी। मैं कानून की निगाहों में एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ जिससे सुकून से सांस लेने के तमाम बुनियादी हकूक हासिल हैं। आपको गालिब इस बात का इल्म भी होगा कि मैं शहबाज के दोस्तों में से हूँ, इसलिए दुनिया का कोई कानून मेरे वजूद को शहबाज की ज़ात से अलग नहीं कर सकता। मुझे ये भी मालूम है कि आपका कारोबार किस नौइयत का है। सिराज ने तंदन कहा। इसके बावजूद आपके कानून ने कभी मेरे करीब फटकने की जुर्रत नहीं की। नदीम ने सिराज की जलाहट पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप इसकी वजह जानना पसंद करेंगे तो मैं ऐसे अफराद का नाम भी गिनवा सकता हूँ जिनके कमरे में आपको कुर्सी पर बैठने की इजाजत भी नहीं होती, जबकि मैं वहां मेज पर टांगे फैलाकर भी आराम कर सकता हूं। मिस्टर नदीम, सिराज तलमला उठा, आप बिला वजह बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे भी आपके तंग नजरी कहूंगा। नदीम ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह आप एक मुजरिम के बयान पर शहबाज को मशकूक समझ रहे हैं, उसी तरह शहर के कुछ बड़े और मुअज़्ज़ज़ लोगों के बयान पर आप पर भी इस बात का शुबा किया जा सकता है कि आप महज मेरे दोस्त को किसी और के इशारे पर एक गलत और बेबुनियाद केस में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके एवज मिस्टर नदीम, सिराज की पेशानी शिकन आलूद हो गई, आप मेरी ईमानदारी पर शुबा कर रहे हैं। यही जुमला शहबाज की जगह अगर मैं होता तो मैं भी आपसे कह सकता था। रहा सबूत तो सबूत और गवाह बेआसानी पेश किए जा सकते हैं। नदीम, मैंने नदीम को रोकने की कोशिश की और फिर सिराज से बोला, प्लीज मिस्टर सिराज, आप मेरे दोस्त की बात का बुरा ना मानिएगा। मैं आपको यहाँ हरासा या अपनी तहवील में लेने की गरज से नहीं आया था। सिराज ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए जवाब दिया, सिर्फ अर्जुन के बयान के आगाह करने आया था। मैं ये भी जानता हूँ कि अर्जुन ने वो बयान किसी नादीदा कुव्वत के इशारे पर दिया होगा। फिर आपका क्या मशवरा है? मैं आपको भला क्या मशवरा दे सकता हूँ? सिराज ने नदीम को देखते हुए जवाब दिया, आप खुद एक पुलिस अफसर रह चुके हैं, ऐसी सूरत में किसी को क्या करना चाहिए ये आप भी बखूबी जानते हैं। फिर सिराज वहाँ ज्यादा देर नहीं रुका। नदीम की वजह से उसने मेरे बेहद इसरार के बावजूद काफी भी नहीं पी। मेरा ख्याल है कि तुमने सिराज को बिला वजह नाराज करके अच्छा नहीं किया। तुम उसकी मतलब परवाह ना करो, इस किस्म के अफसर मेरी जेबों में पड़े रहते हैं। नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर हमारे दरमियान वही बातें शुरू हो गईं जो सिराज के आने से कबल हो रही थी। फिर नदीम मुझसे रात को मिलने का वादा करके चला गया। शहबाज, नदीम के जाने के बाद कालका की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे मित्र सिराज की बातें सुन चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि अर्जुन ने मेरे खिलाफ जो जहर उगला है
वो मोहिनी या कोमल वर्मा के कहने का नतीजा है। कोमल वर्मा को भूल जाओ, अब केवल सोहिनी की आत्मा तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। क्या उसका नाम मोहिनी है या कोई और किसी ताकत ने उसे मोहिनी का रूप दे रखा है? इन चक्रों में मत पड़ो, सिर्फ उस समय का इंतजार करो जब तुम्हारी कालका रानी उससे छीनी गई शक्तियां वापस दान कर दी जाएंगी। लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होगी। कालका के होते हुए ऐसा नहीं होगा। जब तुमसे तुम्हारी ताकत छीन ली गई तो फिर तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम शायद भूल रहे हो, मैंने कहा था कि हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। कालका ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। अर्जुन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वो जहर किसके कहने पर उगला है मुझे मालूम है, मगर अब अर्जुन को दोबारा अपना बयान बदलना होगा। मुझे उसके दिमाग को उस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि वो दोबारा कुछ कहने के काबिल रह सके। किस किस का रास्ता रोकोगी, किस किस का दिमाग पलटोगी कालका रानी? मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा। गंदी कुव्वतें इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। निराश मत हो शहबाज, मेरे होते हुए वह तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगी। क्या तुम्हें पहले से इस बात का इल्म नहीं था कि अर्जुन मेरे खिलाफ बयान दे रहा है? नहीं, इस समय मैं कहीं और थी, परंतु अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात बताओगे? पूछो। क्या तुम जानते हो कि पांडे को वो भारी नुकसान किसने पहुंचाया था? तुम? मैं चौंका। तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? जिस दिन उसकी इमारत तबाह हुई थी, उस दिन तुम और दानिश उसके करीब गए थे। कालका ने बड़े संजीदगी से जवाब दिया। उसके बाद धुएं के बादल इस तरह छा गए थे कि तुम और दानिश दोनों इसमें गुम हो गए। तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? मैंने आत्मा की मन में झांक लिया है जो अर्जुन को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। कालका ने फिर अपना सवाल दोहराया। तुम मुझे केवल इतना बता दो कि उस दिन तुम और दानिश उसी इमारत की तरफ क्यों गए थे? मैंने जल्दी से एक खूबसूरत बहाना तराशा। दानिश ने उस इमारत की बहुत तारीफ की थी। मैंने सिर्फ दूर से उसका डिजाइन देखने गया था। और फिर तुमने अपने मित्र सराज को यह बयान क्यों दिया कि उस रोज 7 बजे के बाद तुम अपने घर पर थे? सराज एक पुलिस अफसर है। मैं नहीं चाहता कि वह हर वक्त मुझे खरीदने की कोशिश करे, और मैंने फिर द्रोहगोई से काम लिया। इसलिए मैंने उसे डांट देने की कोशिश की कि मेरा दोस्त होने के बावजूद मुझे मुजरिम समझ रहा है। मुझे इल्म है कि उसने मुझे खरीदने की खातिर वो सवाल किया था। भूल जाओ इन बातों को, मैं अर्जुन की तरफ जा रही हूँ।